नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो जॉब वाइज बहुत ही चैलेंजिंग और टफ जॉब में है और निजी ज़िंदगी में वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और इनकी संवेदनशीलता हमें समय समय पर इनकी लेखनी के द्वारा समझ में आती है। हम मिलने जा रहे हैं आईपीएस ऑफिसर मिस्टर कैसर खालिद जी से। आप प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स ब्रांच महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर जनरल हैं। आपके अवार्ड्स की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आपने बहुत अच्छी शायरियाँ भी की हैं और अपने जॉब में भी बहुत चैलेंजिंग और अच्छा रोल निभाया है। आपके अवार्ड की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। रिसेंटली आपको एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2015 में अपनी पहली ही बुक के लिए, और पहली बुक आपकी बहुत पॉपुलर हुई है। उसके अलावा प्रेमचंद से अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं 2016 में, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। सर, अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी होने के साथ साथ आपने अपने जॉब में भी बहुत सारे चैलेंजिंग थिंग्स किए हैं, जैसे कि अपलिफ्टिंग ऑफ वुमेन बटालियन इन मुंबई पुलिस, फिर कैंपेन शुरू किया था फॉर वे टू एम्बुलेंस इन मुंबई सिटी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये दोनों एरियाज़ है, एक शायरी का और एक पुलिस का, दोनों ही बहुत चैलेंजिंग है। सबसे पहले ये बताइए, आपको आईपीएस ऑफिसर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हाँ जी, शुक्रिया, मेहरबानी। दरअसल समाज और सिस्टम से ये सारी इंस्पिरेशंस आती हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया के समाज को देख लीजिए या फॉर दैट मैटर पूरे भारत देश को देख लीजिए, तो अभी भी हम समाज में जो समानता है और एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी नहीं इस्टेब्लिश कर पाए हैं। कहीं ना कहीं इंजस्टिस होता है। जब इंजस्टिस होता है लोगों के साथ, तो वो कहाँ जाते हैं? जो फर्स्ट आप देखिए इंस्टीट्यूशन है जिसको वो अप्रोच करते हैं, वो पुलिस होता है जी। और अगर पुलिस से उनको ट्रीटमेंट सही मिले, उनकी मदद हो जाए, उनकी परेशानी दूर हो जाए, हल हो जाए, या वो रास्ते पे लग जाए जी, तो फिर लोग कंटेंटेड होते हैं। तो मैं बचपन से इस चीज़ को देखता आया, और चूँकि मैं एक छोटे शहर से रहने वाला हूँ जी, तो हमेशा ये लगा कि ऐसा कोई जॉब करना चाहिए जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं। और मैंने ये देखा, और अपने जो भी एक्सपीरियंस मेरा था उसमें ये देखा कि आदमी की आइडेंटिटी यूनिफॉर्म की वजह से तुरंत होती है। जी बिल्कुल। आपको कभी अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और लोग यूनिफॉर्म पे विश्वास करते हैं। इस देश में मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि यूनिफॉर्म पे लोगों को काफ़ी विश्वास है। जी। फिर बचपन में सिविल सर्विसेज पे एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी। हम हर साल रिज़ल्ट सुना करते थे कि इस साल इसने क्वालिफाई कर लिया, उस साल उसने कर लिया। एंड हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, पहले तो सब डिवीज़न हुआ करता था जहाँ मेरा घर था अररिया, फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो हम वहाँ पे भी देखा करते थे अधिकारियों को, और लोगों पे उनका जो प्रभाव था वो एज रोल मॉडल हुआ करते थे। लोग उनको देख के बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते थे, समझना चाहते थे, बनना चाहते थे वैसा। तो फिर ये ख्याल आया कि ये एक ऐसी नौकरी है, एक ऐसा जॉब है, एक ऐसी सर्विस है जो सही मायने में अपने लिए अप्रोप्रिएट है। तो फिर वहाँ से तैयारी शुरू की। और आपको मालूम है कि नॉर्थ में, बिहार, यूपी में, दिल्ली में ख़ास तौर से एक कल्चर भी है कि अगर आप उस लाइन पे चले जाइएगा तो बहुत सारे आपके जो सीनियर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा गाइडेंस कर देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। सो उनका भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता रहा। तो धीरे धीरे अपनी तैयारी उससे, मतलब आप फोकस्ड थे और बहुत डेडिकेटेड थे, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। आईपीएस बनना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब ये समझिए, आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब है। अब ये समझिए कि जिन मोहल्लों से, देहातों से जहाँ से हम आते हैं, गाँव से जहाँ से हम आते हैं, वहाँ तो स्कूल भी ठीक ठाक नहीं हुआ करते थे। हमारे गाँव में तो 4वीं तक का एक स्कूल था जी। फिर मुझे अपने ननिहाल में रुकना पड़ा, रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ 7वीं तक का स्कूल हुआ करता था। फिर हाई स्कूल शहर में हुआ करता था और वहाँ रोज़ जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो एक किस्म से ऐसी चीज़ थी कि एजुकेशन के लिए आपके पास जो माहौल था वो बहुत फेवरेबल नहीं था। ओके। और तब प्राइवेट स्कूल्स का उतना कल्चर भी नहीं आया था और बहुत ज़्यादा रिवाज भी नहीं था जी। और अगर आप छोटे शहरों में देख लीजिएगा तो हमारे बच्चों की जो फोबिया है ना, वो फोबिया कौन सी होती है? मैथ्स की होती है, थोड़ी साइंस की होती है, इंग्लिश की होती है। राइट। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी हायर जॉब में जाना है, किसी अच्छी नौकरी में जाना है, तो पहले आपको इन चीज़ों पे विजय प्राप्त करनी होगी, ओवरकम करना पड़ेगा इन चीज़ों को।
और एक छोटे शहर के बच्चों के लिए ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर मन में लगन हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। तो बस वो हो गया। और ये शायरियों का शौक़ कैसे आया आपको? देखिए, ज़िंदगी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है जी, और आपका मन थोड़ा सा अगर सेंसिटिव हो और जिसको आप ये कहिए कि डेलिकेट हो, तो चीज़ों का उस पर असर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और एक सोचने की एक हैबिट भी होती है। और बचपन से मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक़ हुआ करता था। सो अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें, बहुत सारी मैगज़ीन्स पढ़ लें, और एक ऐसे वक्त में जबकि टीवी गांव तक नहीं पहुंचा था, शहरों तक भी नहीं पहुंचा था, तो वहाँ अगर आप में ये बताइए कि अगर आपने पेरिस के बारे में या लंदन के बारे में या वाशिंगटन के बारे में कोई चीज़ पढ़ी है, तो आप उसको कैसे विजुलाइज़ कीजिएगा? आपके पास 1, 2, 3 फोटोग्राफ्स हो सकती है किसी मैगज़ीन में, किसी किताब में मिल जाएगी, लेकिन आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, और मुझे कहानी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो पूरी की पूरी कहानी अगर वहाँ पे सेट हो, पूरी की पूरी नॉवेल वहाँ पे सेट हो, तो आप उसको सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन में जी। और ये इमेजिनेशन फिर आपको बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें देती है। तो मैंने कोशिश ये की, ये कोशिश क्या कि वो नेचुरली आता गया कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ता तो थोड़ी देर आंख बंद करके सोचता था कि यार ये कैसा होगा। और अब समझ लीजिएगा, आज भी समझे सियाचिन के बारे में कोई बोलेगा भाई सियाचिन, तो मैं सियाचिन नहीं गया हूँ, तो मैं सिर्फ वहाँ सुनता हूँ कि ये हाइट है, ऐसा बर्फ़ है, इस किस्म की लाइफ है, अपने देश के सैनिक ऐसे हैं, ये चैलेंजेस वो कर रहे हैं। तो मैं शायद आंख बंद करूँगा और सोचने की कोशिश करूँगा कि वहाँ लोग कैसे किस हाल में हैं। या आप किसी किस्म से आप किसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बोल लीजिए कि सब वहाँ पे जो है टाइगर है जी। अब मैं नहीं गया हूँ अगर वहाँ पे, तो मैं तो विजुलाइज करूँगा उस चीज़ को कि अरे जंगल है और घना है और छन छन के रोशनी आ रही है, पगडंडियाँ हैं, छोटा सा रास्ता है और आप जा रहे हैं और सामने से आपको दूर कहीं चीतल के आवाज़ आ रही है, परिंदों की आवाज़ आ रही है, फिर आपको गाइड कहता है रुक जाओ शेर टाइगर आने वाला है। सो आप क्या करेंगे? आप विजुलाइज कीजिए उस सीन को। तो ये विजुलाइजेशन आपको फाइनली इमेजिनेशन की तरफ लेके जाती है जी। और ये इमेजिनेशन एक स्टेज ऐसा आता है कि वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो फिर आपको चैन से बैठने नहीं देता, फिर वो चाहता है कि आप उसको लफ्ज़ों में, शब्दों में ढाल दें। और जब आप इसको कोशिश कीजिएगा तो चीज़ें धीरे धीरे करके आएंगी। एक तो ये हो गया। दूसरी, चूँकि पुलिस सर्विस में भी काफ़ी नौकरी हो गई और पुलिस में ऊपर वाले का एहसान रहा कि मुझे बहुत वेरिड एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने पश्चिम महाराष्ट्र में भी काम किया है, नॉर्थ महाराष्ट्र में भी काम किया है, कोंकण में काम किया है, गढ़चिरौली में काम किया है, विदर्भ में काम किया है, मुंबई में काम किया है, अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम किया, हज़ार लोगों से मैं मिला हूँ। जब उनके प्रॉब्लम्स मैं सुनता हूँ तो हमेशा मुझे ये लगता है कि एक तो बात होती है कि ये क्या प्रॉब्लम है जी, इसको हम कैसे सॉल्व करें, वो चला जाता है। लेकिन ज़रा अगर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, समाज में जो रिश्ते हैं वो कैसे बनते और बिगड़ते हैं, लोगों के जो रिश्ते हैं वो कैसे एक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। और जितनी मैं समझता हूँ लिटरेचर है या आर्ट फॉर्म है ना, वो इंसानी रिश्तों की कहानियाँ हैं। अब जैसे मैं कल एक पेंटिंग एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन में गया था, मैंने उनको पूछा जो पेंटर थी जी कि आपका थीम क्या है, तो उन्होंने कहा कि द फेनिक्स ऑफ आनंद। मैंने पूछा कि क्या है, तो उनका ये कहना था कि ज़िंदगी में आदमी ऊपर नीचे होते रहता है, ठोकर खाता है, गिरता है, लेकिन फिर वहाँ से उठता है। उसके अंदर एक शक्ति होती है जो शक्ति उसको उसके ऊपर लेके जाती है और उसको खुश होने के लिए प्रेरित करती है। और उनकी पेंटिंग्स में भी वो चीज़ें झलक रही थी। तो इंसान के जो तजर्बे होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो परसेप्शन होता है, वो दरअसल उसको एक विचार उसके जहन में लाता है। और वो विचार जब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो, जैसे आप ये समझिए कि कोई ज्वालामुखी कैसा होता है, बरसों तक वो ज़मीन के अंदर जो है वो सुलगता रहता है, एक स्टेज ऐसा आता है कि वो ज़मीन को फोड़ करके निकल जाता है। तो वो स्टेज होता है जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, जब आपके विचार इतने ज़्यादा आपको प्रेरित करते हैं कि नहीं अब इसको ढाल लेना ज़रूरी है। सो एक सिलसिला वो शुरू हुआ। और ये जो जॉब है, इस जॉब में सबसे अच्छी बात ये है
कि कभी भी आपको नए एक्सपीरियंसेस की कमी नहीं होती है। लोग आपके पास आते जाते हैं, मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आप कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने का, लेकिन साथ ही साथ जिसको कहते हैं टेक ऑन लाइफ एक देखे जाते हैं। और जब आप उस पर विचार करेंगे, थोड़ा सा आप शांत रहेंगे और आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि इंसान ऐसा क्यों करता है जी, तो बहुत सारी कहानियाँ आपको सामने मिलेंगी और उन कहानियों से फिर कहीं ना कहीं एक इंसाइट आएगा, और वो इंसाइट जब ढल जाए शब्दों में तो वो पोइट्री होती है। अगर वो पेंट में ढल जाए तो वो पेंटिंग होगी, अगर वो आपको स्कल्पचर में ढल जाए तो आप स्कल्पचर बना लीजिएगा। आप जिस चीज़ में चाहें उसको ढाल लें, ये तो मतलब एक ऊपर वाला नवाज देता है। ये बिल्कुल ऐसी कहानी होती है। ये तो मतलब आपका ये दोनों जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, आईपीएस और शायरी, इनको आप बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से प्रेरणा मिल जाती है और उससे शायरी लिख लेते हैं। दैट इज़ रियली वेरी गुड।